प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए। आ जाएं। वो लैपटॉप पे काम कर रहा था कि दरवाज़ा नॉक होने पर इजाज़त दे गया और बुआ जी इधर उधर एहतियात से देखती कमरे में दाखिल हुई। ये आपकी चाय। वो साइड टेबल पर ट्रे रखती प्यार से बोली तो वो मुस्कुराकर सर हिला गया। अलबत्ता लैपटॉप से निगाहें ना हटाई बुआ जी कमरे के चारों तरफ कनखियों से देखने लगी कि अतरुबा कहीं आस पास ना हो। कोई बात करनी है आपको? वो उनको शशोपंज में मुब्तला अपने पास खड़ा देखकर सरसरी अंदाज में बोला। वो काफ़ी पुरानी मुलाजमत थी और तमाम बच्चों को उन्होंने बचपन से संभाला था, इसलिए सब उनकी इज्जत करते थे और वो कुछ हद तक इस घर में अहमियत की हामिल मुलाजमत थी। वो रियान बेटा एक बात बतानी थी आपको। वो उंगलियां मरोड़ती खुद में हिम्मत पैदा कर रही थी। जी, उसने मसरूफ़ अंदाज में कहा। वो बेटा अतरुबा बेटी का फ़ारस से कोई मसला चल रहा है क्या? उनके अल्फाज का चुनाव और होमवर्क फ़ारस बिल्कुल तैयार करवा चुका था। क्यों, क्या हुआ? फ़ारस ने कुछ कहा है क्या? वो बहुओं को स्केट कर तीखे लहजे में इस्तफसार करता उनकी जानिब मुकम्मल तौर पर मतवज्जा हुआ। ये तो मैं नहीं जानती, मैंने सिर्फ उनको फ़ारस से कॉल पर बात करते सुना था। वो उनको किसी चीज़ की धमकी दे रही थी कि वो अपनी बेइज्जती का बदला लेंगी। वो दुपट्टे से माथे पर पसीने को साफ करती खुद में हिम्मत पैदा कर रही थी। वो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वही हुर्मत वाला मामला होगा। वो लापरवाही से कहता दोबारा लैपटॉप पे काम करने लगा। नहीं, कोई और मामला है। आप इस दराज में देखें, यहाँ पर उन्होंने कुछ छुपा कर रखा था। वो कह रही थी कि वो जल्दी इन सबूतों को ख़त्म कर देंगी। मेरे ख्याल में इस दराज में ही वो पड़े हैं। वो मुतल्ला करते उसे फिर हैरान कर गई। बुआ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इसका और फ़ारस का जो भी मामला है, मुझे इससे क्या? डोंट वरी, आप भी अपने काम से काम रखें प्लीज़। वो कंधे झुकाता चाय का कप उठाकर होंठों से लगा गया। इसीलिए बता रही हूँ मेरे बेटे, आप मेरे सामने जवान हुए हो। मैं अपने बच्चों की तरह आप लोगों को पाला है और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इस सबूत में कोई सच्चाई है। माफ़ करना बेटा, मगर इन सबूतों को एक बार देख लोगे तो शर्मशर्र रह जाओगे। आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप सारी ज़िंदगी किसी धोखे में मत रहेगा। वो कहती उसको हैरान छोड़कर बाहर निकल गई और रियान लब काटता कुछ देर सोचता रहा और फिर सट चढ़कर चाय पीने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और वो लैपटॉप पे अपना काम खत्म करके रेस्ट करने की गर्ज से बेड पर नीम दराज हो गया। आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप सारी ज़िंदगी किसी धोखे में मत रहिएगा। बुआ जी के अल्फाज याद करके वो थोड़ा हैरान और परेशान सा उठ बैठा और लाशौरी तौर पर दराज खोलकर देखा तो अंदर फाइल्स के नीचे एक फ्लैश कार्ड पड़ी हुई थी। वो मजीद पुरजस्स सा फ्लैश कार्ड को लैपटॉप में लगाकर देखने लगा और जब डाटा ओपन किया तो बेपनाह हैरान और परेशान रह गया। नई फ़ारस की तस्वीरें और मोहब्बत भरे गए मेरे पैगाम दर्ज थे। वो एक एक करके सबको सुनने लगा। फ़ारस, आई लव यू, प्लीज़ बात को समझो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। रियान से सिर्फ अट्रैक्शन हुई थी और मैं इससे शादी कर बैठी। तुम बकवास मत करो। फ़ारस, मत भूलो कि तुम खुद मेरी तरफ बढ़े थे। तुमने मेरी तारीफों में ज़मीन आसमान एक किया था। आर यू मैड? फ़ारस, मैंने सिर्फ तुम्हारी दौलत की रिज़ में प्रपोज़ किया था। तुम इस तरह मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। फ़ारस, प्लीज़ ऐसे मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम रियान से मुझे तलाक दिलवा कर मुझसे शादी कर लो। देखो फ़ारस, तुम अपना एटीट्यूड दुरुस्त कर लो, क्योंकि मैं अब तुमसे कोई तल्लुक नहीं रखना चाहती। मैं सिर्फ रियान से मोहब्बत करती हूँ। शट अप फ़ारस, मिरान मेरा शौहर है और मैं जैसी भी हूँ बदकिरदार नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझसे ऐसी गंदी बात करने की? आइंदा मुझे कॉल करने की जुर्रत मत करना। वो शशद्दर सा सब सुन रहा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी मोहब्बत, उसकी बीवी अतरुबा उसके साथ ऐसा कर सकती। उसको धोखा देकर भी कितनी ढटाई से उसके साथ रह रही थी। हर रिकॉर्डिंग मुख्तलिफ डेट्स की थी और हर सिर्फ अतरुबा की ही सेव थी। एक आखिरी रिकॉर्डिंग हमेशा हफ्ता पहले की थी। वो लब काटता बेगी पलकों से उस पर क्लिक कर गया। तुम्हें क्या लगा फ़ारस, तुम हमेशा मेरी बेइज्जती करते जाओगे और मैं सहती जाऊंगी? मत भूलो कि मैं जान चुकी हूँ तुम मेरी बहन की तरफ भी दिलचस्पी ले रहे, मगर मैं तुमको कभी इसमें कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं हुर्मत के दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत भर दूंगी कि वो तुमसे शदीद नफरत करने लगेगी। मैं उसके दिल में मेरान की मोहब्बत डालूंगी और यकीन करो इसी हफ्ते में उसका निकाह मेरान से करके उसे तुम्हारी पहुंच से दूर कर दूंगी। हाँ हाँ हाँ, जल जाओ फ़ारस, तुम्हारी तड़प मेरा सुकून है। यकीनन तुम हुर्मत के निकाह में आकर अच्छा फील करोगे। वो पछता रही हूँ उस वक्त पर जब तुम्हारी जाल में फंसी थी, मगर अब तुम्हारा दिल मसल डालूंगी। डैमिट। रियान अपना सर थाम लिया और फिर शदीद गुस्से में लैपटॉप बंद करता साइड टेबल पर पटक गया। उसने अपनी बिखरी हालत होती जब इंसान को किसी को चाहे उसकी खातर खुद को बदल डाले, पूरे जहां से लड़कर उसको हासिल करे, मगर फिर भी वो शख्स उसे धोखा दे जाए, बेवफाई कर जाए। रियान के साथ भी यही कुछ हुआ था। उसे आज अतरुबा के साथ मोहब्बत अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती लगी थी। भाई साहब, मैं फ़ारस की तरफ से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। नुमान मसनूई बेचारगी दिखाते सर झुकाकर बोले, मगर हुज़ैफ़ा तो फ़ारस से मिली इज्जत पर ही फूले न समा रहे थे। वो कल से यही सोच कर खुश हो रहे थे। उसमें कोई शक ना था कि उनको अपने भतीजे के साथ साथ उसकी दौलत से भी बेहद प्यार था। कैसी शर्मिंदगी नुमान, फ़ारस और हुर्मत मुझे सब कुछ बता चुके हैं, तुम ऐसे गिल्ट फील मत करो। वो प्यार से कहते उनके कंधे पर हाथ रख गए। नुमान समेत अमल भी दिल ही दिल में हंसने लगे। तुम फिक्र मत करो, हम धूमधाम से फ़ारस का रिसेप्शन करेंगे, क्योंकि वो मुझे सब क्लियर कर चुका है कि वो और हुर्मत एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे और उस रात उन दोनों की रजामंदी से निकाह हुआ था। अब तुम इस बारे में कोई बात प्रस्त ना करना, वो पहले ही डिसहार्ट है। वो नरमी
बेदबी से बोले तो वो मासूमियत से सर हिलाते निगाहें झुका गए। वैसे नुमान, आप तो बहुत श्योर थे कि आपका बेटा जो करता है सही करता है, अब उसका चोरी छुपे निकाह करने का क्या जवाब था? वैसे सॉरी टू से, बट आपको तो अपनी पहली मोहब्बत की निशानी बड़े बेटे की निकाह में शिरकत का मौका भी न मिला। ऐसा क्यों कर हो सकता था कि लुबाबा के तन में आग लगती और वो उसको आग लगाने वालों के शोले ना फेंके? लुबाबा हज़ैफा ने उनको कनखियों से घूर कर मना करना चाहा, जबकि नुमान और अमल लब हिंच कर रह गए थे। सब जानते हैं कि किसके साथ ज्यादती हुई है और कौन गुनाहगार है, मगर खैर पैसे की पावर है। मेरी दुआ है कि आपकी पहली बीवी की तरह ये बेटा हराम के तल्लुक की बजाय हलाल रिश्ता बिहेव योर सेल्फ। लुबाबा हज़ैफा गुस्से से उनको देखते तंबीह कर गई तो वो मुंह बनाकर रह गई। मेरा बेटा हलाल का है या हराम का? डोंट वरी, आपसे उनके बारे में किसी ने जस्टिफिकेशन नहीं मांगी। एनीवे, आपको बहुत मुबारक हो, आपके हर दिल अजीज़ फारस हमदानी का निकाह हुआ है। वो पहले तलख अंदाज में और फिर मुस्कुराकर तंज कर गए, जिस पर अमल हंस पड़ी। हज़ैफा भी मुस्कुरा गए, जबकि लुबाबा का हलक तक कड़वा हो गया। वो दोनों बाप बेटा एक से बढ़ हंठा के डीठ थे। आपका रिसेप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। अमल क्यों कर तंज ना करती हैं और लुबाबा उसको घूरे रह गई, जिसका दिमाग पीछे की फ्लैशबैक ऑन करता था। कुछ दिन पहले फारस ज़ेबा का दिल तोड़कर उसे मिलने गया था। वो और फारस बात कर रहे थे। क्या बात है? वो खफगी भरे अंदाज में उसको देखती अपने सिल्की बालों में हाथ चला रही थी, जबकि वो उसको तैयार हसीन मुजस्मा बनी देखकर मुस्कुरा गया। लुकिंग गॉर्जियस, वो आंख दबाता उसकी तारीफ करने लगा। अमल कोफत का शिकार हुई। काम की बात करो फारस प्लीज़, मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे मजीद तंग मत करो। वो गुस्से से बोली तो वो हंसा। आई लव हुर्मत। वो वाकई में सीधा काम की बात पर आया था और अमल एक पल को हैरान होती, दूसरे पल हंस पड़ी। कोई नई बात बताओ। आई नो बहुत से लव हैं तुम्हारे। वो कंधे झुकाकर बोलती उसके साथ बैठी। आई एम सीरियस हुर्मत, वही लड़की है जिसकी मुझे तलाश थी। मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ और ये बात सबसे पहले मैंने तुम्हें बताई है। वो मुंह बना गया और अब की बार अमल शदीद हैरान हुई कि फारस हमदानी मोहब्बत कर चुका है। क्या वाकई? वो अमल मेरी जान, यकीन करो, बल्कि यकीन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो राजदारी से कहता उसका हाथ थाम कर उसके नहायत नज़दीक हुआ, जबकि वो अभी तक हैरान और परेशान थी। हसीन से हसीन लड़की को बदसूरत कहने वाला, रईस उमरा की बेटियों को मिडिल क्लास कहकर ठुकराने वाला एक मामूली से यतीम लड़की का दीवाना हो गया था। जो भी सुनता उसके लिए ये मकाम हैरत ही था। क्या मतलब? तुम्हें मेरान और लुबाबा पर नजर रखना होगी, इवन द्रुबा पर भी। मैं जानता हूँ वो हुर्मत को मुझसे दूर करने के लिए कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे। बुआ जी ने मुझे बताया है कि लुबाबा और मेरान हुर्मत से निकाह की बात कर रहे थे, एंड आई एम श्योर पार्टी भी मेरान मेरी हुर्मत के लिए केयर देखकर बहुत कुछ समझ चुका था और वो मुझसे बदला लेने के लिए ही हुर्मत को इस्तेमाल करना चाहता। तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि तुम इन पर नजर रखो और जैसे ही कोई गैर मामूली बात मालूम हो मुझे बताओ। वो संजीदा था, जो कि अमल को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर गया। डोंट वरी, तुम्हारा किसी एक का हो जाना मेरे लिए बहुत खुशी का बाइस बना है। वो वाकई में ही खुश हुई थी। अब ऐसा भी नहीं कहा, औरत का हुस्न मेरी कमजोरी है। अब तुम्हें देखकर दिल चाह रहा है कि तुम बदजुबान की बजाय बेजुबान होते तो कितना अच्छा होता। वो मुस्कुराकर तंज करती उसका कहकहा बुलंद कर गई। बात सुनो नुमान। हज़ैफा की आवाज़ पर वो अपने जहन को वापस उसी मकाम पर लाई सड़क झटक कर गई। वो इस वक्त उन सबके दरमियान बैठी हुई थी और टॉपिक वही था। इस बात को यहीं दफन कर दो और आगे का लाएमल देखो। मेरान से मेरी बात हो चुकी है, वो मेरी में ही है और वो उसका निकाह से मुतमिन है। उसका भी यही कहना है कि वो निकाह वक्ती पसंद की वजह से करना चाहता था, मगर फारस और हुर्मत की अटैचमेंट का सोचकर वो पीछे हट चुका है। इसलिए लुबाबा, तुम अब सब कुछ भूल जाओ तो बेहतर है। ज़ैफा ने सबकी सुलह करवाने की कोशिश की, मगर जिनके दिलों में नफरत भरी हुई हो वो कभी भी मोहब्बत को अपने अंदर मौजूद नहीं होने देते, खास तौर पर रिश्ते। गैरों को मोहब्बत देकर अपना बनाया जा सकता, खुद से मोहब्बत करवाई जा सकती, मगर जब अपनों के दिलों में नफरत आ जाए तो फिर कोई मोहब्बत और हुस्न सलूक काम नहीं आता। जिस्म का हिस्सा गल जाए तो उसको वजूद से अलग कर दिया जाता और नया गैर हिस्सा जोड़ा जाता। बिल्कुल इसी तरह जब अपनों में कोई अपना ना मिले तो गैरों से ही रुजू किया जाता। ओके भाई साहब, अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द फारिस की रिसेप्शन पर मुलाकात होगी। और इजाज़त लेते उठ खड़े हुए तो हज़ैफा भी सर हिलाकर उठते उनके साथ मिले। बहरहाल वो कभी कभार कहीं घर टिकते थे, वरना बैरूनी दौरों पर ही रहते थे। हम जल्द मिलते हैं। फारस पर डिपेंड करता है कि वो कब रिसेप्शन रखता। वो बोले तो नुमान सर हिलाकर कमरे से बाहर निकले और कदम असद के कमरे की तरफ बढ़ने लगे थे। अमल भी साड़ी संभालती उनके पीछे पीछे चलती हैरान हो रही थी। डैड आप? असद उनको देखकर खुशी से झूमता भागते हुए उनसे लिपट गया। नुमान और अमल उसकी मोहब्बत पर धीमे से मुस्कुरा गए। हाउ आर यू माई सन? वो उसके साथ बेड पर बैठ गए। अमल भी सामने पड़े सोफे पर बरजमान हो गई। फाइन डैड, यू नो अभी फारस भाई और वली मेरे कमरे में गए हैं। उन्होंने मेरे साथ बहुत सा प्ले किया, फिर हम चॉकलेट केक भी खाया और उन्होंने मेरे रूम को भी डेकोर किया। वो किसी रट्टू तोते की तरह उनसे अपनी बातें शेयर करने लगा और वो मुतमिन से बगैर अपनी वक्त का
اس کو سننے لگے اور دوسری جانب امل ان کو دیکھ کر اپنے دل کی پیاس بجھانے لگی، مگر انہوں نے ایک غلطی بھری نظر بھی ان پر نہ ڈالی تھی جو کہ نہایت دل شکن احساس تھا۔ جو صورت قربان نگاہوں سے دیکھے جانے کی حقدار ہو، اس پر کسی کی نگاہ التفات کی ایک شعاع کا بھی نہ پڑنا دل کو ہزار ٹکڑوں میں تقسیم کر ڈالتا، اور امل کے ساتھ بھی یہی سب کچھ تھا۔ رات کی تاریکی نے چاروں طرف اپنی چادر پھیلا رکھی تھی۔ ایک ویران گودام کے اندر زنگ آلود لوہے کے دروازے کی آواز گونجتی ہوئی فضا کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ گودام کے اندر صرف ایک مدھم بلب جل رہا تھا جو جھولتے ہوئے روشنی کو کبھی تیز اور کبھی دھندلا بنا رہا تھا۔ سامنے ایک پرانا خستہ حال میز تھا جس کے پاس دو لڑکے 2 دن سے زخمی حالت میں بندھے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف اور درد کے آثار واضح تھے، تو سانسیں بے ترتیب تھیں اور آنکھوں میں وحشت کا سایہ تھا۔ دونوں کی نگاہیں گودام کے کونے میں کھڑے اس شخص پر تھیں جس کے ہاتھ میں تیز دھار خنجر تھا اور آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان لڑکوں کے پاس آیا۔ تم دونوں نے میری املی کو تکلیف دی، اس پر ہاتھ اٹھایا، لیکن آج تم دونوں کو وہی درد ملے گا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، نہیں پلیز ہمیں جانے دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ پہلا لڑکا خوفزدہ آواز میں بولا، لیکن اس کے چہرے پر ذرا بھی رحم کا نشان نہ تھا۔ اس نے خنجر کو لڑکے کے ہاتھ پر زور سے مارا اور وہ چیخنے لگا، میں دشمن کو مارتے ہوئے بہت انجوائے کرتا ہوں، تم دونوں کو لگتا ہے کہ مجھ سے بچ جاؤ گے؟ نیور، میں اپنی املی کو درد دینے والے ہر شخص کو قبر سے نکال کر مارنے تک کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے خنجر نے لڑکے کی بازو کے گوشت کو چیرتے ہوئے ایک گہرا زخم دیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلی تو آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ دوسرا لڑکا درد کے مارے کراہتے ہوئے بولا، ہمیں معاف کر دو، ہم آئندہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو میران نے کہا تھا۔ اس کی بات پر وہ ہونٹ سکوڑے کٹ لگا، ابرو اٹھا کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ معافی؟ تم نے اس دن میری املی کو معافی نہیں دی تھی جب وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی؟ اس نے خنجر کو اس کی ران میں گھونپتے ہوئے کہا جو گہرائی تک گھس گیا اور اس کی چیخیں گودام کے اندر گونجنے لگی جبکہ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ تم اچھا نہیں کر رہے، میرے پاپا تم کو چھوڑیں گے نہیں۔ پہلے والا بازو پکڑے تڑپتا ہوا بولا اور فارس کا قہقہہ بلند ہوا۔ تمہیں پتہ ایک جرمن کہاوت ہے کہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے زخم میں خنجر کو مارتے ہوئے بولنے لگا۔ لڑکے کی درد سے بھرپور چیخیں سننے والے کوئی نہیں تھا۔ خنجر ہمیشہ فخر کرتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد گھوڑے تھے۔ وہ ہنسا، تمہارا بابو اس کے باپ کا دشمن نہ بنائے تو مجھے فارس سمدانی کون کہے گا؟ اوہ سوری، ڈائلاگ مس ہو گیا، اگین کرتے ہیں۔ وہ دوسرے والے کا زخم پھاڑنے لگا۔ ان کی چیخوں کے ساتھ فارس بھی اپنی آواز بلند کر رہا تھا، تمہارا باپ تمہاری لاش کو اس کے باپ کی کسٹڈی سے نکالے گا تو یقیناً دشمنی کی بنیاد رکھی جائے گی۔ تم دونوں کے فادرز کی دشمنی نہ کروائی تو میں بھی شیطان نہیں۔ اس کی سانسیں بھاری تھیں اور ہاتھ خون سے رنگین ہو چکے تھے۔ اس کے سامنے وہ دونوں لڑکے درد سے کراہتے ہوئے آخری ہچکیاں لے رہے تھے۔ گودام میں خون کی بو اور خاموشی کا ایک عجیب امتزاج تھا جس نے فضا کو مزید بوجھل بنا دیا تھا۔ تمہاری آخری سانسیں میری املی کے درد کی ایک معمولی قیمت ہیں، تمہیں وہی انجام ملے گا جو تمہارے مال کے مطابق ہے۔ اس نے خنجر کو دھیرے سے دھیرے لڑکے کے گلے پر پھیرتے ہوئے کہا اور خنجر کی نوک نے لڑکے کی گردن کی رگیں کاٹ دی تھی۔ خون کا فوارہ اس کے ساتھ ہی نکل آیا تو لہجے بھر میں لڑکے کی آنکھوں میں خوف اور زندگی کے ختم ہونے کی جھلک نظر آئی۔ وہ پھر دھیرے سے زندگی کیسے آزاد ہو گیا؟ دوسرے والا شدید خوف کا شکار ہاتھ پاؤں مار رہا تھا لیکن اس کی ران کا زخم ابھی تک خون برساتا جا رہا تھا۔ تم پہلی بار مرنے والے ہو یار، خوشی مناؤ، ڈر کیوں رہے ہو؟ مسکرا کر کہتا دوسرے والے کی کلائیاں پکڑ گیا۔ ہائے ان خوبصورت کلائیوں میں چوڑیاں کتنی سجنی تھی، مگر افسوس وہ جھٹکے سے اس کی نبض کاٹ گیا جو درد کی شدت سے آواز بھی نہیں نکال پا رہا تھا۔ ان کو کاٹ چکا ہوں میں۔ گودام میں اب صرف فارس کی بھاری آواز اور ان لڑکوں کے مرنے کے بعد کا سکوت باقی تھا۔ میں نے اپنا بدلہ لے لیا میری جان املی، میں نے تمہیں اس تکلیف سے کئی گنا بڑھ کر تکلیف دہ موت دی ہے جو انہوں نے تمہیں دینے کی کوشش کی تھی۔ فارس نے اپنے خونی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کہا اور خنجر کو نیچے پھینکتا گودام سے باہر نکلتا رات کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ پلیز لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب لازمی کیا کیجیے، ہو سکے تو شیئر بھی لازمی کیجیے تاکہ چینل کو سپورٹ کیا جائے۔ پلیز لازمی لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کیجیے۔